बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो है कंजंक्शन। और कंजंक्शन के बारे में हम जो चीज़ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बोला, ये मैंने आपको एक कैप्सूल समरी बना के देने वाला हूँ कंजंक्शन के बारे में। आप इसको बड़े बेसिक लिख लें अपने पास। और कंजंक्शन की बेटा मैं आपको एक कंजंक्शंस के बारे में बेटा ये एक कैप्सूल समरी बेटा आपको बना के देने लगा, बड़े ध्यान से सुन लें। हमने कहा था कि कंजंक्शन क्या होता है, एक वर्ड होता है और ये वर्ड क्या करता है, लिंक करता है किसको, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बच्चों। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जो कंजंक्शन होती है ये कितनी तरह की होती है। कंजंक्शन तीन तरह की हमने कंजंक्शन पढ़ी। आज हम इसकी ना एक मैक्सिमम चौथी टाइप होती है वो भी पढ़ लेंगे। हमने कहा था कि एक कंजंक्शन होता है जो क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, दूसरा हमने कहा था कि ये क्या होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, एक इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इसका कंजंक्शन क्या होता है, को रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। वो हम यहाँ कहीं लिख देते हैं, को रिलेटिव कंजंक्शन यहाँ लिखते हैं, को रिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है जी, ये तीन टाइप्स हमने पढ़ी थी। एक चौथी टाइप भी आपको मैं डिस्कस कर दूंगा। इसमें वो एग्जैक्टली कंजंक्शन नहीं होता लेकिन वो कंजंक्शन की तरह का होता है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के होते हैं ये फैन बॉयज होते हैं, याद है ये? यस सर, आपने कहा और बॉयज। अब इसमें मैंने फैन बॉयज के बारे में आपको जल्दी से बताऊंगा आपको कि इससे पहले भी इंडिपेंडेंट लॉज होगी और बाद में भी इंडिपेंडेंट लॉज होगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस और यहाँ पर भी कंप्लीट, और इससे पहले हमने क्या लगाना होता है, कॉमा। मैं जल्दी जल्दी से ना आपको एक सेंटेंस भी बना के इसको दिखा दूंगा। ये हमारे पास और है, ये एंड है, नॉर है, ये बट है, ये। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं कहता हूँ ये फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, ये तीन चीज साथ नहीं है। फॉर का मतलब है क्योंकि। मैं कहता हूं कि द प्लेयर वॉज अवॉर्डेड। अब मैं आपको ये चीजें क्यों जरूरी है बेटा, ये हम ध्यान रखिएगा, ये मेरे बच्चों इसलिए जरूरी है कि आपने ऐसे लिखना है, और ऐसे लिखने में जब आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है बेटे तो उसमें अपनी फीलिंग एक्सप्रेशन शेयर करते हैं। मैं कहता हूं कि द बॉय इन द क्लास वाज अवॉर्डेड विद द प्राइज। द बॉय इन द क्लास वाज अवॉर्डेड विद द प्राइज बिकॉज ही परफॉर्म वेल। हम बिकॉज लिखने में लिख सकता हूं फॉर ही did his work excellently, because for he deserves it, ये भी मैं लिख सकता हूं। अब ये जो वैरायटी है for he deserves it, ये for के साथ में क्यों के इसका मतलब हो जाएगा क्योंकि वो इसको डिजर्व करता था। समझ लगी जी बेटा? बोलें सर, for deserve it सर कंप्लीट सेंटेंस he deserves it, he सब्जेक्ट हो गया, deserve verb हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने कहा था कि for he deserved it, हां for he deserves it, सेंटेंस ज्वाइन हो गया तो सर को प्लेयर वाज अवॉर्डेड for he deserved it, हां deserved it। ठीक है सर, को कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। हां जी, वो सेंटेंस कंपाउंड हो जाएगा सर। तो अगर हम सेमीकोलन बनाएंगे तो फिर भी कंपाउंड। हां जी, अब मैंने ये सेंटेंस को वैसे ही कह सकता हूं। मैंने कहा कि he was awarded with the first prize for he performed his every assignment satisfactorily, ये भी हो सकता है। अब ये बेटा ये जो स्टाइल है ना, ये जो वैरायटी है, दैट इज द स्पाइस ऑफ अ लैंग्वेज। अगर आपको ये नहीं आती तो आपको लैंग्वेज नहीं आती बच्चे, इसके लिए आपको सीखना है। तो ये जब आप फॉर के साथ लिखोगे, अगर आप फॉर भी कॉमन नहीं लगाते तो क्या लगा सकते हैं, सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं कहता हूँ एंड में दोनों चीजें सेम आएंगी। यहाँ पे रीजन बताइए। अब एंड में दोनों चीजें सेम बता रहे होंगे, मतलब क्या कह रहे होंगे? मैं कहता हूँ कि I want to explain the things
I want to explain the thing. I want you to understand the phenomena of conjunctions. ठीक है? My student also want to learn a lot. अब दोनों चीजें सेम है, मैं भी जो करना चाह रहा हूं आप भी वही करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या लगा सकता हूं यहाँ पे, and the teacher is enthusiastic about teaching and students are also want to learn more and more. Coach wants to win the match and players want to fight for the match. दोनों सेम चीजें हो गई, तो मैंने क्या लगा दी यहाँ पे, एंड लगा दिया। अब अगर दोनों उल्ट है, दोनों क्या है, उल्ट है, मतलब ये है कि टीचर want his students to understand the thing, टीचर wants his students to understand the thing, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे, तो हम क्या कहेंगे, teacher wants his student to understand the lesson but his students are not interested in it, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बच्चा आ रहा है। अच्छा, अब नॉर का मतलब ये है कि ये चीज ना ये चीज होनी है ना ये चीज होनी, इसको अपने नीदर नॉर के साथ कंफ्यूज नहीं करना। नीदर नॉर को रिलेटिव कंजंक्शन बनता है। अब वो ये होता है कि अगर आपने यहाँ पर नीदर से सेंटेंस आगाज कर रहे हैं, आप लिख रहे हो नीदर से, तो फिर आगे बढ़ दिया आपने नॉर भी लगाना है। यहाँ पर आप जरूरी नहीं है कि नीदर लगाएं आप, ठीक है। मतलब मैं ये कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि टीचर did not want to share his knowledge in the class, nor he wanted to teach, nor students were willing to listen. तो दोनों नेगेटिव हो गए, तो हम नॉर लगा दिए यहाँ पे। इसी तरह से हम और भी लगा सकते हैं। अब इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब हाँ है, ठीक है ना। या तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है या तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो, ठीक है। you are behaving rude, you are playing unfair with your brother, or your brother is not behaving well. Sir, we are sitting in the park or we are leaving. Absolutely. इस तरह से बड़ी yet भी होता है। yet का मतलब होता है फिर भी नहीं, मतलब I tried my level best to teach you, yet you could not understand। इसके अलावा भी अपने समझ सके। इस तरह से सो भी रिजल्ट के बारे में शो होगा। तो ये वाले जो सेंटेंस सारे के सारे बनेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेंटेंस का बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। याद है, बात समझ लगी। अब हमने ये लिस्ट बनाई थी बेटा जी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की। ये कौन सी थी, मैं आपको जनरली बात बता रहा हूं बेटा। हमने एक लिस्ट बनाई थी बिफोर की, बिकॉज की। सर सबऑर्डिनेटिंग में इस तरह फैक्टर्स टाइप की कोई चीज नहीं आती है। वो बता, एबल इज जस्ट नाउ बताया था आपको मैंने, एबल इज जस्ट नाउ बताया था ना, एबल इज जस्ट नाउ ग्रुप 1 वो क्या है, उनको बताया था। तो बेटा ये एबल इज जस्ट नाउ है, आप लोगों ने ना लेक्चर सुना, आप लोगों ने एबल इज जस्ट नाउ, एबल इज जस्ट नाउ यहाँ पे मौजूद है। वो आप लोग लेक्चर दोबारा सुनेंगे तो आपको मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। एबल इज जस्ट नाउ में जैसे ए से ऑल्दो बन रहा है, ऑल्दो, और आफ्टर बन रहा है, या इस तरह से इफ बन रहा है, जैसे सिंस होता है, जैसे जो है वो अनटिल होता है, अनटिल है, और अनलेस है, ठीक है। और इसके बाद जैसे फैमिली शुरू होने वाली, जैसे व्हेन है, वेयर है, व्हाइल है, वेदर है, और हु है, हुज है, वगैरह वगैरह। मैं ये सारे नहीं लिखने लगा बेटा, मैं ये सारे नहीं, हालांकि आपको ये सारे के सारे एबल इज जस्ट नाउ में मैंने एक्सप्लेन कर दिए। आपने ये लेक्चर सुनना है, आप सुनते नहीं। तो एबल इज, अब ये वाले भी कंजंक्शन है और ये वाले भी कंजंक्शन है। ये वाले कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ये वाले कॉम्प्लेक्स कौन से सेंटेंस बनाएंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ये वाले सेंटेंस कौन सा बनाएंगे, ये वाला सेंटेंस कौन सा बनाएंगे, और दोनों का मकसद क्या होता है कि आप अपने मीनिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दें। अब मैं आपको ये सेंटेंस बनाने लगा हूं। मैं कहता हूं कि मैंने सेंटेंस बोला, I am very happy, I am very happy, I did my work well, I did my work well,
बेटा कितने सेंटेंस है? Somehow we passed the exam although it was difficult. बेटा सुन रहे ये इधर मेरे वन बाय वन चलो जल्दी चलो। ये सेंटेंस बेटा कौन सा है? इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ये भी सेंटेंस कौन सा है? कंप्लीट सेंटेंस है। ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, दो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। मैं इनको आपस में जोड़ना चाहता हूं तो मैं मेरे पास बेटा इसको मैं कंपाउंड भी बना सकता हूं और कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं अगर मुझे रूल्स पता है और मेरे पास वैरायटी है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हर दो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड नहीं बन सकते। थोड़े सेंटेंस होते हैं जो दोनों बन सकते हैं और कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको आप कई तरीके से बता सकते हो। ये है वैरायटी ऑफ ए लैंग्वेज जो आपने सीखनी है। कैसे? आई एम वेरी हैप्पी, आई डिड माई वर्क वेल। बेटा जी पहला सेंटेंस तो मेरा ये बन गया, मैंने कहा आई एम वेरी हैप्पी फॉर I did my work well. क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। मैंने कहा नहीं मैंने इसको फॉर के साथ नहीं करना, मैं इसको किसी और तरीके से करना चाहता हूँ। मैंने कहा बिकॉज। भाई आप सुनो सही ना, बिकॉज आई डिड माई वर्क वेल। बेटा इस बिकॉज की वजह से ये सेंटेंस कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बन गया। ओ सॉरी उल्ट किया गया, हाँ सही है, कॉम्प्लेक्स बन गया। सही है। किस चीज ने कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाया? कंजंक्शन है, कंजंक्शन है। समझ लगी बेटा? अब मैंने यहाँ पे क्या किया? बिकॉज कर दिया। अब मेरे पास क्लॉजेस को मैंने अगर बिकॉज को पहले ले आऊं, अगर मैं बिकॉज को पहले लिखी, सपोज मैं सेंटेंस ऐसे लिख रहा हूं बिकॉज, सुन किसने कहा नहीं उसको, बिकॉज आई डिड माई वर्क वेल, कॉमा I am या I was very happy। हाँ जी। Because से जो भी सेंटेंस शुरू होगा ज़्यादातर आंसर होगा ना? नहीं बेटा वो जो भी आ सकता है। Because I did my work, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लगाया? कॉमा लगाया। तो ये सेंटेंस भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। मेरी बात बेटा समझ आ रही है? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इस तरह से अब देखो बेटा मैं आपको बताऊं, when का लफ्ज समझ रहा हूं, when का लफ्ज, when इसके मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको when की। देखो मैं कहता हूं कि यार टीचर कम्स इन द क्लास, आई फील रिलैक्स्ड, आई फील रिलैक्स्ड, टीचर कम्स इन द क्लास। दो सेंटेंस हो गए बेटा, दो सेंटेंस हो गए। अस्तान सुन रहा है मेरी बात को? नहीं सुन रहा? टीचर कम्स इन द क्लास, आई फील रिलैक्स्ड, दो सेंटेंस है, दोनों डिफरेंट है। इसको मैं कंपाउंड भी कर सकता हूं और कॉम्प्लेक्स भी बना सकता हूं। Which thing makes that sentence compound and which makes that sentence complex? The use of conjunction। मैं कहता हूं whenever my teacher enters the class, I feel relaxed, या I become happy, या I become excited। सही हो गया बात? अब मैंने जो मैंने सेंटेंस बोला, जब मैंने ये लफ्ज बोला कि when teacher enters the class, तो बेटा क्या लग जाएगा? कॉमा। when in teacher in the class क्या लग जाएगा? कॉमा। जैसे ही जब टीचर क्लास में आता है, I become relaxed, I become happy, I become excited, I become normal, I become ready to work। समझ बात? तो सेंटेंस बेटा कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा? कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ऑफ when। ठीक है। अब इसको मैं यूं चेंज कर देता हूं। मैंने इसको कहा कि I feel relaxed when teacher comes in the class, तो अब मैंने कॉमन इस्तेमाल किया क्योंकि when मैंने सेंटेंस के सेकंड में यूज किया। अब बात बड़ी क्लियर हो रही है आप लोगों की? अच्छा यहां तक बेटा जी कोई मसला मसाइल तो कोई नहीं? ये चीजें आपको कैसे आएंगी? How would you able to write it unless you practice at home? और आप लोगों ने क्या किया कि जो कल का लेक्चर आप लोगों के लिए था, आप लोगों ने उसके बारे में परवाह ही नहीं की कि मैं इसको सुन लूं, और उसका रिजल्ट क्या है कि यू पीपल आर नॉट गेटिंग द आइडिया। अब देखो यहां तो बेटा ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स और ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, अगर नीदर आएगा तो साथ भी क्या आएगा? और अगर मैं यहाँ पे नॉट ओनली लिखूंगा तो आगे क्या लिखूंगा? बट ऑल्सो। नहीं गलत हो जाएगा, नीदर पहले आएगा, नॉट बाद में आएगा। नीदर नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर मैंने ईदर लिखा, ईदर के बाद क्या आना चाहिए? और आना चाहिए। इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे नीदर नॉट लिखा, ईदर और नॉट ओनली बट, और मैंने यहाँ पे ऑल्दो का वर्ड लिखा,
ऑल्दो, तो इसके बाद कॉमा आता है, ये वही चीज यही ऑलरेडी यहाँ मौजूद है ऑल्दो वाला। तो इवन देन, अब इवन देन ना ये ऑलरेडी यहाँ पर आ गया हुआ है, तो इसके बाद भी हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं है इवन देन। कोरिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन है कि जब आपने पहला कोई कंजंक्शन लिख दिया तो उसके बाद दूसरा कंजंक्शन आपने क्या लगाना है, लाजमी लिखना है। इवन देन के साथ सर कोई सेंटेंस बनाएं। देखो इवन देन का मतलब क्या होता है, बावजूद इसके, even then I explained, even then I told you again and again to watch my lectures, ठीक है, बावजूद इसके कि मैंने उसको बताया कि आपने लेक्चर सुनना है, लेकिन आप लोगों ने मेरे लेक्चर को नहीं सुना, तो अब क्या कहोगे, even then the teacher has explained again and again, but नहीं आएगा बेटा, कॉमा आएगा, students didn't pay attention to the instructions। सर an वाला then तो सर कंपैरिजन के लिए नहीं आता बेटा, even then इकट्ठा वर्ड है, इकट्ठा वर्ड है, सेपरेट वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है ये, ठीक है सर दैट मैंने स्पेस नहीं होगी। इंडिपेंडेंट होने के लिए। हाँ जी। तो सबऑर्डिनेट जैसा होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में जैसे ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद क्लॉज आ रही होगी वो डिपेंडेंट होगी, इसके बाद जो भी आप क्लॉज लिखोगे ना वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी, इवन देन के बाद जो क्लॉज होगी वो डिपेंडेंट होगी, ऑल्दो के बाद डिपेंडेंट होगी, व्हेन, वेयर, अनलेस के बाद डिपेंडेंट क्लॉज होगी। डिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब है, मीनिंग क्या दे रहा है, इनकम्प्लीट मीनिंग है। उसके बाद आप देखो जी, अनलेस यू लिसन टू मी केयरफुली, मतलब कैसा, जब तक आप मेरी बात को गौर से नहीं सुनोगे तो यू वोंट अंडरस्टैंड। तो जब तक मैंने बेटा जो भी मैं सेंटेंस इन से शुरू करूंगा ना, बिफोर द टीचर कम्स इन द क्लास, इससे पहले कि टीचर क्लास में आए या आता है, तो फिर क्या होता है, जब तक मैं आगे बात बताऊंगा ना, पिछली बात क्लियर नहीं होगी। तो ये डिपेंडेंट क्लॉजेस के मार्कर्स हैं, निशानी है, बताएंगे भाई ये क्लॉज डिपेंडेंट बन रही है, और ये बता रहे हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज का मार्कर, ठीक है। ये कोरिलेटिव दोनों साथ साथ जाते हैं, नीदर है तो नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, इधर है तो और है, और अगर स्कार्सली और हार्डली आ रहा है तो आगे व्हेन का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये विद द पैसेज हम सीखेंगे, इसकी एक्सरसाइज है जो वो है तो आप उसको कर लेंगे। इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। बोलो मेरे साथ, मैंने क्या लफ्ज़ बोला, फिर बोलो क्या लिखा मैंने, लिखो जरा कंजंक्टिव एडवर्ब्स, लिख के दिखाओ मुझे कहाँ पे लिखा हुआ है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स लफ्ज़ है कंजंक्टिव, अब वो लिखा भी हुआ है। कंजंक्टिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं बेटा, मैंने आपको 2-3 बता देता हूँ। एक लफ्ज़ है हाउएवर, एक लफ्ज़ है मोर ओवर, और इसके अलावा और भी कुछ वर्ड है, नॉनदलेस, हाउएवर, मोर ओवर, और भी एक दो तीन बिसाइड्स भी हैं, और इसके अलावा कोई और भी क्या है, देयरफॉर भी है। बेटा ये चंद एक मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये वाले जो वर्ड है ना बच्चों, ये प्योर कंजंक्शन नहीं है, ये प्योर कंजंक्शन नहीं है, ये इनको हम एडवर्ब्स बोलते हैं, और इनका बिहेवियर कैसे होता है, कंजंक्शन जैसा। तो इनका रूल ये है कि अगर ये सेंटेंस में आए और दो इंडिपेंडेंट को जोड़ें, अगर क्या कर रहे हो, दो इंडिपेंडेंट को जोड़ते हैं, तो उनसे पहले सेमीकोलन आता है, फिर हाउएवर का वर्ड आता है, और उसके बाद कॉमा आ जाता है। ये इसका रूल है, सेमीकोलन आता है। और अगर आपने यहाँ पे मोर ओवर का वर्ड लिखना है दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, तो पहले क्या आ जाएगा, सेमीकोलन आ जाएगा। ये इसका बस इतना रूल है। और हाँ जी, दो क्या, दो मेन सेंटेंस है, हाँ, THOU ये दो नहीं, वो इसमें आएगा, वो इसमें आएगा। आपने पढ़े ये लिख लें सेंटेंस मेरे बच्चों, ये लिखो, एबल इज जस्ट नाउ, जरा ए लिखा हुआ है आप लोगों ने, एबल इज जस्ट नाउ, ये वाले वर्ड लिख लें। इससे शुरू होने वाले वर्ड सारे के सारे डिपेंडेंट क्लॉजेस बनाएंगे, डिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। अच्छा, वेयर एज ये वाला है, वो कंजंक्टिव एडवर्ब्स है, वेयर एज, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलें। सबसे आसान
चैप्टर था। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो। अब मैंने आपके सामने 4 टर्म्स रखी हैं मेरे बच्चों। ये 4 टर्म्स आपको सेंटेंस को वैरायटी में आपको तरीका आएगा, एक सेंटेंस को, एक बात को कितने अंदाज से कहना है। मेरी बात बड़ा समय लगी। अब मुझे बताएं, मैंने आपको कंजंक्शन कितनी टाइप बताई हैं? टोटल 3, बेसिक 3 है। पहली कौन सी है बेटा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरी कौन सी है? और तीसरी कौन सी है? उल्टी नहीं कर गए आप लोग। ये कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग से बनने वाला सेंटेंस का नाम कंपाउंड। इसका मतलब दोनों सेंटेंस अपनी जगह पे कंप्लीट होते हैं। और इनसे बनने वाला सेंटेंस क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है एक सेंटेंस कंप्लीट और एक सेंटेंस इनकम्प्लीट। और ये दोनों क्या करते हैं बेटा? एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं सेंटेंस का। इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ये आपने बड़ा गौर से देखना है। और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है? ये एक ऐसे कंजंक्शन है कि जब आप कोई एक कंजंक्शन यूज करते हैं ना, जैसे मैंने नॉट ओनली का वर्ड यूज किया, इसका मतलब होता है ना सिर्फ, नॉट ओनली बट आल्सो, ना सिर्फ ये बल्कि ये, ठीक है? नीदर, ना ये ना वो, इधर ये या वो। इस तरह से अभी मैंने काम शुरू ही किया था कि ये हो गया, तो ये वाले जो है आते हैं आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस के अंदर। अब मेरी बात समझ लगी है? अब मैं आपको, मुझे बताएं बच्चों, हमारे पास मेरी बात सुनें, इसकी मैं एक एग्जांपल लिखवा दूं कि ये आप एग्जांपल खुद करेंगे हैं? मैं खुद करवा दूं एग्जांपल। चले, मैं ऐसा करता हूं, आपको एक सेंटेंस लिखता हूं और मुझे बताइएगा कि ये सेंटेंस कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन मौजूद है, या इसके अंदर जो है ना ये आपका कंजंक्शन एडवर्ब यूज हुआ है। ठीक है, ये तो बता देंगे ना? चलो लिखो सेंटेंस, लिखो सेंटेंस लिखो बेटा, सारे बच्चे बेटा आप भी लिखें सेंटेंस, गौर करें, सेंटेंस लिखिए। कुछ और मेरे कहाँ लिखना है आपने? लिखना है सेंटेंस, आप लिखो सेंटेंस बच्चों, सेंटेंस लिखे हैं, लिखो। द गार्डनर, वो गार्डनर हमारे सामने गुजरा भी है तो उसको देख के मुझे याद आ गया गार्डनर। द गार्डनर वाटर द प्लांट। लिख रो भाई, क्या होगा? द गार्डनर वाटर द प्लांट के वाटर्स द प्लांट। बिल्कुल समझ लगी। अगर मैं कहूं द गार्डनर वाटर्स द प्लांट तो ये प्रेजेंट सिंपल हुआ, और अगर मैं कहा कि द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट तो क्या होगा? और गार्डनर विल वाटर, टेंस आपको आगे बेटा, टेंस बड़े जरूरी है किसी चीज को समझने के लिए। अच्छा मेरा बच्चा, आप यहाँ बताएं, गार्डनर वाटर्स द प्लांट के एंड में आप फुल स्टॉप लगाओगे कि कॉमा लगाओगे? कॉमा किस बुनियाद पे लगाया आपने? एक बेटा 1 by 1 किस बात पे लगाया आपने? सर अभी क्योंकि अभी आगे बात मुकम्मल होनी है, वही बात। गार्डनर वाटर्स द प्लांट, माली पौधों को पानी देता है। कोई बात है आगे पीछे वाले? खत्म हो बेटा, फुल स्टॉप लग जाना यहाँ पे। अगर फुल स्टॉप अगर मैं कब नहीं लगता, अगर मैं ये कहूं इफ द गार्डनर वाटर्स द प्लांट, अगर माली पौधों को पानी देता है तो, ठीक है? और अगर मैं यूं करूं, ये मैं करूं इफ द गार्डनर do not water the plant के does not water the plant, अगर माली पौधों को पानी नहीं देता है तो क्या होगा? और पता है तो मेरा बच्चा, आपको पहली बात पता चली कि मैंने इफ नहीं लगाया हुआ, सिंपली लिखा है गार्डनर वाटर्स द प्लांट, तो ये सेंटेंस मेरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस पे क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है, ठीक है ना? आगे लिखें गार्डनर वाटर्स द प्लांट, चिल्ड्रन tries के try children try to pluck the flower, children try to pluck the flower। बताएं फुल स्टॉप लगेगा या कॉमा लगेगा? फुल स्टॉप लग गया, फुल स्टॉप। अच्छा अब दो डिफरेंट सेंटेंस है। लो मेरे बच्चों, अब आपको मैं 2 सेंटेंस बना के बताऊंगा, अब आपने खुद बता दीजिएगा कंपाउंड कौन सा है। कर लेंगे, समझ लगी? तो यही तो समझाना था। बट अभी इस सेंटेंस को दोनों हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ भी और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ भी बनाएंगे। इसके साथ बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसके साथ बनाएंगे तो कंपाउंड हो जाएगा।
चलें करके दिखाएं जरा, चलें। सर वो वाइल किस में आता है? वाइल ये वाला, ये लिखा भी हुआ वाइल में, नहीं है देखो लिखा हुआ व्हेन वेयर वाइल, ये लिखा हुआ। चलो बच्चों जी, ख़वातीन हज़रात आप भी बना लें, मेहरबानी होगी थोड़ी। सर आपने लड़कों को क्या क्या बना दिया? खवातीन। नहीं आपको नहीं, आपको पता क्या ख़वातीन सुन रही हो तो सर हमारी क्लास में तो कोई लड़कियां हैं सर, एंड बेटा लड़कियां नहीं है, ख़वातीन तो है ना। हाँ जी, एंड द चिल्ड्रन, ठीक लगा दें। हरिया बड़ा जी, कौन बनाने लगा पहले? असनान पुत्रा, आपने तो लिखा ही नहीं कुछ, किधर? इनविजिबल राइटिंग यू हैव गॉट, uncanny abilities you have, supernatural हैं? इसी सेंटेंस में सब जी बिल्कुल करेंगे सारों में करना है जी। बस बेटा एक कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड। हरी अब जल्दी कर। If you don't study, you will fail in your exam. तारिक अहमद तारिक ने बना लिया सेंटेंस, लेकिन ये तो हमारा सेंटेंस नहीं था। सर हमने हम लोग मीनिंग थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो कर लें मर्जी सेंटेंस कर लो जल्दी करो। सर अच्छा हम इसमें ऐड जल्दी चलो। हाँ जी, किसने बनाया? सर मैंने एक बना के एक सोच लो। जल्दी करो जुल्कर नैन बेटा है। हाँ अनलेस सर दोनों साथ दोनों बना लिए। हाँ भाई, when did the gardener waters the plant? बेटा ये तो सेंटेंस ही गलत कर दिया। did बेटा बात सुनो, जब do does did सेंटेंस में आता है ना तो बेटा आप ज़हन में एक मैकेनिज्म फिट कर लें कि उसके बाद जब वो आएगा एस नहीं लगाना आपने। अब आपने कहा when did the gardener water the plant, इसका मतलब है गार्डनर ने पानी कब दिया। क्वेश्चन पूछने आपको, क्वेश्चन पूछ लिया, अब मुझे इसका आंसर देना है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे क्या पता कब पानी दिया उसने। हाँ जी बनाए जी बोले। सर subordinate. The gardener waters the plant before children try to pluck the plant. ठीक है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। मतलब क्या है कि इससे पहले कि बच्चों ने कोशिश की कि पौधे को खाड़ के ले जाएं, माली ने पानी दे दिया, ठीक है ना, तो सेंटेंस क्लियर हो गया। बेटा स्ट्रक्चर में कोई मिस्टेक नहीं है। और भाई सुन लो बेटा, मजे की बात सुनना, आप लोगों से आपके साथ क्या होने वाला है, आप लोगों ने जब ऐसे लिखना है ना, जब आप लोग सेंटेंस लिखोगे मैं उससे लिखवाऊंगा, मजे की बातें क्या होंगी, आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होगा लेकिन उसका मीनिंग पूरी निकल रहा होगा, ठीक है क्या? और बात का आपका मीनिंग बड़ा क्लियर होगा लेकिन स्ट्रक्चर गलत होगा आपका। ये दोनों चीज सीखनी है आपने। ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑलवेज गिव्स अ मीनिंग, ठीक है? तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है लेकिन मीनिंग बड़ा वियर्ड सा है, वियर्ड सा मीनिंग है। सर मैंने सोचा, मैं सर यही सोच के चलो आगे चलो। हाँ जी नेक्स्ट। और सर दूसरा शायद the gardener waters the plant and children try to pluck the plant. एक मिनट हाँ जी when, अब देखें when से शुरू कर दिया अपने क्लॉज, इसका मतलब ने डिपेंडेंट कर दिया, अब कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। when the gardener waters the plant, when the gardener waters the plant, तो क्या हुआ? ऐसे मैं आप तो सोचे क्या मतलब है, गार्डनर पानी दे रहा है और बच्चे पौधा तोड़ रहे हैं। क्या सेंस बनेगा यार, ठीक है? मैंने जो बिफोर डाला था ना सर, वो मैंने ये सही है, वो बात सही बन रहा है। हाँ जी और फिर सर unless the gardener waters the plant, children try to pluck the plant. अब अनलेस का मतलब होता है जब तक, until या until या जब तक, या जब तक नहीं, जब तक गार्डनर पौधों को पानी नहीं देता बच्चे पौधा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई सेंस नहीं बन रही। हाँ ये हो सकता है कि unless gardener comes to water the plant, children had already plucked the flower। नहीं सर, ये आपके जो आपने दो सेंटेंस किए उसमें जरा ये तो नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स तो नहीं डालते। डाल दिए। अच्छा चले आगे और बड़ा किस पे चले? एक मिनट शहरियार की बात सुनिए। हाँ जी नहीं बिल्कुल मर्जी आपकी, चेंज करें, और नहीं भी होते पास का दो भी जाते हैं, चेंज भी होते हैं,
ये टेंस वो बेटा बड़ा अच्छा शहरियर सवाल किया, सुनो बेटा, जब दो क्लॉजेस आपस में जुड़ती हैं, और ये मेरे ख्याल है हमने ये टेंसेस के अंदर ये टेंस सीक्वेंस पढ़ा हुआ है कि जब भी हम दो क्लॉजेस जोड़ते हैं तो उनका टेंस का ख्याल रखना है कि पास्ट टेंस यूज करना है कि प्रेजेंट टेंस यूज करना है कि पास्ट परफेक्ट यूज करना है। और बेटा आफ्टर बिफोर के साथ एक पास्ट परफेक्ट होता है, एक पास्ट सिंपल होता है, यूज ये बड़ा ख्याल रखना होता है, ठीक है। और बेटा जी क्या किया आपने, यही कुछ नहीं है आपने बेटा, सिंपल देखो, हाँ बोलो आप कह रहे हो। When the gardener is watering the plants while the children are plucking the flowers. दोबारा बोले, दोबारा। The gardener is watering the plants while the children are plucking flowers. ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है। अब गार्डनर पानी दे रहा है और बच्चे फूल तोड़ रहे हैं, ठीक है। ये ट्राइंग टू, ये कर ले, ट्राइंग टू प्लग द फ्लावर्स, ये ठीक है। और ये सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बना वाइल के साथ हो जी। The gardener tries to water the plants so the children won't pluck the plants. और The gardener tries to water the plants so the children won't pluck the plants. so the children Would not pluck the plants. could not yet should not या will not pluck the flower। आपने सो लगाया यहाँ पे, और सो लगा के आपने सेंटेंस को क्या कर दिया, कंपाउंड कर दिया, बिल्कुल ठीक है। The gardener waters the plant, yet the children try to pluck the flower. नहीं yet तो ये नहीं है, नहीं बेटा सुनो, सिंपल बात देखिए, आपने कहा the gardener waters the plant, the gardener waters the plant and the children plans to pluck the flower। सिंपल ये मैंने सोचा था लाइक सर, फिर मैंने सोच के करता है। अब इसमें सिंपल बात हो गई कि माली पौधों को पानी देता है और बच्चों की कोशिश होती है कि फूलों को तोड़ लें। हाँ जी, लेकिन आगे हम आपकी सेंटेंस में वर्ड्स तो ऐड नहीं करते। तो ना करें, लेकिन ये कि कम से कम आपने स्ट्रक्चर तो सही। दूसरा बेटा जी इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, since the gardener waters the plant, कॉमा लगेगा, children should not pluck the flower, ठीक है। जो भी है, अब आपको ये चीजें इस तरह की बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो और बहुत से चीजें क्लियर होंगी। रिव्यू वाली एक्सरसाइज है, उसको अपने कर जी बेटा बोले। The gardener waters the plants since he had forgotten to water them earlier, but as soon as he finished watering the plants, the children ran out and plucked the plants. बहुत से सेंटेंस बनाया आपने, वो आपने लेकिन उसको बड़ा अच्छा कर दिया। लो बेटा जी, अब हाँ जी बेटा बोलो। And neither the children stopped to pluck the plant nor the farmer waters the plant. हाँ ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा सेंटेंस आया एक बच्चे का, ये कौन बच्चा है, मेरे ख्याल खिजर ने और ये कोई अहमद तारिक ने बनाया सेंटेंस। Whenever I am about to do my homework, my little brother starts annoying me। कॉम्प्लेक्स है ना, ये बिल्कुल सही बनाया इसने। अच्छा बच्चों, इधर तवज्जो करो सारे बच्चे। अब आई होप सो आप लोगों ने ना बड़ी ध्यान के साथ, मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। बेटा देखो ये नॉलेज जब आपके सामने एक शिफ्ट होता है ना बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों बात, ये नॉलेज की ट्रांसफरेंस है। आपको ये पता चल गया कि यार ये वाले कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन ऐड होंगे तो सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये सारे कंजंक्शन आपके लिए बिल्कुल नए हैं, ऑल टुगेदर नए, आपने कभी नहीं सुना देखा नहीं होगा। इनको बेटा अपने बड़े प्यार से, असनान मेरा बेटा, बड़े प्यार से अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, इनको याद करें, इनसे दोस्ती करें, इनसे पूछें भाई क्या चीज है, किधर से आया है, वो बोलता ही नहीं, तेरा काम क्या, वो बोलते हैं बेटा लफ्ज, बात तो होगी तुम्हारे, जितने लफ्ज बोलते हैं ना मेरा बच्चा, दुनिया की और ताकत नहीं बोलती, लफ्जों के अंदर जादू होता है बच्चे, लफ्जों के अंदर इतनी ताकत होती है कि मरे हुए इंसान को जिंदा कर देता है, और अच्छे खासे बड़े जिंदा आदमी को मौत के घाट उतार देते हैं। लफ्जों में ताकत होती है, लफ्ज बड़े और इन लफ्जों के जोर पे, लफ्जों के जोर के ऊपर चीजें बेटा बड़ी क्लियर होती है, समझ रहे बात को। तो लफ्जों से बेटा दोस्ती करना सीखें। अब आप लोगों के ऊपर ये इंपेरेटिव काम है, मैंने पिछले ग्रुप को भी कह दिया था कि ये आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसका चैप्टर, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आगे सिंथेसिस ऑफ अ सेंटेंस नहीं आएगा, आगे एनालिसिस ऑफ सेंटेंस नहीं आएगा, और आगे आपका जो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपने बनाना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा आपको। और हमारा नैरेटिव ऐसे और डिस्क्रिप्टिव ऐसे डिपेंड ही इसी के ऊपर करता है। पता नहीं ऐसे आसान, वो मुझे लग तो नहीं रहा कि आसान है आपके लिए। तो आप लोगों ने अब इसकी एक्सरसाइज आपकी नोटबुक पे हुई हो, ठीक है, और अगर आप नहीं, एक बच्चे ने उसको ये जो कमेंट्स में जो यूट्यूब का चैनल उस पर भी आप कर सकते हैं, अपनी नोटबुक के ऊपर मैंने साइन करने हैं आपके ऊपर। एक्सरसाइज जो आपकी रिव्यू है ना इसका, एक्सरसाइज का कंजंक्शन के एंड में लेट्स रिव्यू बोला है, उसको आपने बेटा अपने सेंटेंसेस में इसको कंबाइन करना। हाँ लेट्स रिवाइज जो एक्सरसाइज एंड में दी,
हाँ जी नोटबुक पे कर जैसे यूनिट लगता है तो नॉन लगता है सर और